भड़काऊ भाषण देने के बाद मौलाना सलमान अजहरी इन दिनों कानूनी कार्रवाई के चक्करों में फंसे हुए हैं। बीते दिनों उन्होंने पासा रद्द करवाने के लिए हाई कोर्ट में एक याचिका लगाई थी। इस याचिका पर मौलाना की ओर से कोर्ट में पेश होने वाले हमारे साथ में उनके वकील आफ्ताब साहब मौजूद हैं। उनसे ही बातचीत करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि उनके पास अब कानूनी विकल्प कौन कौन से मौजूद हैं। आफ्ताब साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू। और मौलाना के पास कौन कौन से कानूनी विकल्प अब मौजूद हैं? मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के केस के अंदर जो उनके ऊपर पासा लगाई गई थी, उस पासा के सामने हमने रिट पिटीशन डाली हुई है, वो अभी पेंडिंग है। उसके अंदर अभी रिजेक्शन का ऑर्डर नहीं हुआ है। उस रिट के अंदर हम लोगों ने एक और एप्लीकेशन लगाई थी कि जनरली जो पासा की रिट है उसको चलने में 4 से 6 महीने का समय लगता है हाई कोर्ट में, तो वो 4 से 6 महीने का समय जो है ना लगाकर हमको तब तक बेल दिया जाए, उस पासा के ऑर्डर पर स्टे दिया जाए, हमारी रिहाई की जाए, इसलिए हमने हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। जिस पिटीशन के अंदर सरकार को नोटिस भी गई थी, उसके बाद सरकार ने जवाब भी दिया, हमारी तरफ से भी आर्ग्यूमेंट हुई, सरकार की तरफ से भी आर्ग्यूमेंट हुई और अल्टीमेटली कोर्ट ने अभी फ़िलहाल वो स्टे देने से इनकार किया है। तो जो पासा की मुख्य अर्जी है वो अभी हमारे पास पेंडिंग है। और जहाँ तक इसमें आगे का सवाल है, तो पासा के स्टे के ऊपर हमको सुप्रीम कोर्ट में जाना है, उसके लिए हमारी कार्यवाही चालू है। क्योंकि सारा जो बंच है वो काफ़ी बल्कि है, पेपर्स काफ़ी सारे हैं, उसका पूरा ट्रांसलेशन करना पड़ता है। जो भी सरकार ने पासा में जो चार्जशीट दी है वो तकरीबन 350 पेज की है और उस 350 पेज को इंग्लिश में ट्रांसलेशन करवा के हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मान सकते हैं कि मौलाना को अभी कुछ वक्त और जेल के सलाखों के पीछे रहना पड़ेगा, क्योंकि वैकेशन शुरू हो रहा है कोर्ट का। हाई कोर्ट का शुरू होने वाला है, सुप्रीम कोर्ट का भी शुरू होने वाला है। तो अभी ये प्रोसेस जो है कानूनी, वो अब 1 महीने बाद या जो भी वैकेशन का समय काल है उसके बाद ही शुरू होगा। एज फार एज सुप्रीम कोर्ट की जहाँ तक बात है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर वैकेशन है 7 वीक का, लेकिन जब व्यक्ति जेल में होता है तो उसके केस की सुनवाई वैकेशन जज के सामने हो सकती है और नॉर्मली होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो वैकेशन है वो हमारे केस में लड़ने वाला नहीं है और हमारा केस जो है सुप्रीम कोर्ट में वैकेशन बेंच में चल सकता है। किस तरीके से तैयारी आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाने की कर रहे हैं, क्योंकि आप गुजरात हाई कोर्ट जो है उसने खारिज कर दिया, तो अब क्या तैयारी सुप्रीम कोर्ट में जाने की है और किस तरीके से आप अपनी बात को वहाँ मजबूती के साथ रखेंगे? जहाँ तक हाई कोर्ट का सवाल है, यहाँ पर भी हमारा जो मुद्दा था वो बहुत लीगल मुद्दा था। हम लोग फैक्ट पे नहीं गए थे। हमारा लीगल मुद्दा हाई कोर्ट के अंदर भी यही था कि जब पासा का ऑर्डर होता है तो पासा की जो चार्जशीट दी जाती है और चार्जशीट के साथ सारे पेपर्स दी जाती है, वो उस डिटेंशन ऑर्डर के सामने जो पासा का कैदी होता है वो सरकार में रिप्रेजेंटेशन कर सकता है और सरकार को ये बता सकता है कि हमारा जो पासा का ऑर्डर है वो गलत है। और रिप्रेजेंटेशन करना ये हर कैदी का फंडामेंटल राइट है जो आर्टिकल 22 में दिया गया है। साथ में पासा एक्ट जो है उसके हिसाब से भी रिप्रेजेंटेशन करने का लीगल राइट भी दिया गया है। अब जब सवाल यहाँ पर आता है कि मुफ्ती साहब का जो सवाल है, मुफ्ती साहब है कर्नाटका हुबली के, वहीं पर उनकी पढ़ाई हुई, परवरिश हुई और उसके बाद पिछले 5 सालों से वो मुंबई शहर में सेटल हुए। गुजरात के अंदर वो जब आए थे उनको सिर्फ प्रीच करने के लिए, धार्मिक जो बयान देने के लिए बुलाया गया था। उसके अलावा गुजरात से या गुजराती लैंग्वेज से उनका कभी कोई ताल्लुक नहीं रहा, ना उनको गुजराती लैंग्वेज आती है। इस वजह से जब पासा का चार्जशीट उनको दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स बहुत क्लियर हैं कि जो पासा का चार्जशीट है, हुक्म है और उसके साथ के सारे दस्तावेज है वो आपको उस कैदी की भाषा में देने हैं, नहीं कि राज्य सरकार की भाषा में।
तो यहाँ पर जो है राज्य सरकार ने जो चार्जशीट दी, जो पेपर्स दिए, वो गुजराती के अंदर थे। अगर वो गुजराती में है तो मुफ्ती साहब उसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, और उसको नहीं पढ़ने की वजह से और नहीं समझने की वजह से वो कानूनी तौर पर रिप्रेजेंटेशन करने का जो उनका अधिकार है वो एक्सरसाइज नहीं कर सके। और इसी वजह से, इसी लीगल आर्ग्यूमेंट को रखते हुए हमने गुजरात हाई कोर्ट के अंदर स्टे की एप्लीकेशन लगाई थी। कोर्ट ने एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया है, लेकिन अभी तक ऑर्डर की कॉपी हमारे पास नहीं आई है। तो जब ऑर्डर की कॉपी हमारे पास आएगी तो हम लोग उसको पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे और उसके बाद तय करेंगे कि हमारी आर्ग्यूमेंट को गुजरात हाई कोर्ट ने किस तरह से डील किया है। आपने भाषा की बात की, एक सवाल ये उठता है कि मौलाना ने जो एक शेर कहा था जिसके ऊपर इस पूरे मामले को शुरू किया गया, वो एक शेर के अंदाज में आदमी ने कहा था, लेकिन उसको एक धमकी के अंदाज में लिया। लेकिन जब उनसे आपसे मुलाकात हुई होगी कि आपने जो बात की और जिसकी वजह से आपके ऊपर एफआईआर हुई, तो इस शेर को उन्होंने एक शेर के अंदाज में कहा था या धमकी के अंदाज में कहा था? क्या उन्होंने अपनी सफाई आपके सामने दी? कुछ आपकी बात इस पे हुई? यस, जहाँ तक इस शेर का सवाल है, ये शेर ऐसा नहीं है जो उस दिन पहली बार बोला गया। ये काफ़ी पुराना शेर है, काफ़ी सारी किताबों में ये शेर लिखा हुआ भी है, और मुफ्ती साहब ने किसी भी एक संप्रदाय को या समाज के बारे में ये शेर नहीं कहा था, उन्होंने ओवरऑल बात करी थी। जैसे कि आप अगर गुजराती या हिंदी में देखने जाए तो उसमें भी कहावत है कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो अगर कोई ये वाली कहावत बोलता है किसी सिचुएशन में, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो पूरे समाज को बात कर रहा है, ये कहावत है। दूसरी बात है कि इंग्लिश के अंदर भी एक ईडम है, और वो है एवरी डॉग हैज़ इट्स डे। मतलब वहाँ पर भी बात करी गई है कि हर कुत्ते का दिन आता है। तो इसी तरह से ये भी एक शेर है जो काफ़ी पुराना शेर है, जिसमें मुफ्ती साहब ने कहा था कि अभी कुत्तों का दौर है, कल हमारा दौर आएगा। तो ये पर्टिकुलरली कोई कम्युनिटी की बात नहीं की गई थी, लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जानबूझकर उनके इस शेर को कुछ बड़े ट्विटर हैंडल्स ने उसको बार बार शेयर किया, सरकार के ऊपर दबाव डाला कि वो इन पर एक्शंस लें, जिसकी वजह से ये पूरी कानूनी कार्यवाही गलत तरीके से और गलत इरादे के साथ उनके अगेंस्ट में शुरू हुई। जब ये पूरा मामला उठा और सरकार ने लगातार कार्रवाई की, एक एफआईआर हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, और उसके बाद में बड़ी उम्मीद थी मुस्लिम समुदाय के लोगों को कि आज रिहा हो जाएंगे, लेकिन उसी वक्त मौलाना को सेंट्रल जेल से बाहर लाया जाता है और फिर पता चलता है कि इनके ऊपर फांसा लगा दिया गया। यस, इस पूरी कार्रवाई को कैसे आप देखते हैं? क्योंकि हर चीज़ मतलब फटाफट हो रहा है, एक पूरा प्रोसेस ऐसा लगता है कि ये सब एक प्लानिंग के तहत किया है। इस केस के अंदर सबसे पहली बात तो ये है कि 3 अलग अलग जगहों पर जहाँ पर बयान दिए गए, वहाँ पर 3 अलग अलग जगहों पर एफआईआर की गई। जैसे कि आप अगर मोडासा की जो एफआईआर है, जिसमें एट्रोसिटी एक्ट भी लगाया गया है, उस एफआईआर में उन मुफ्ती साहब का बयान ये था कि इस देश में मुसलमानों की हालत दलितों से भी ज़्यादा नीची हो गई है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने दलित समाज के खिलाफ कोई बात की। उन्होंने एक कंपैरिजन किया था कि भाई अभी मुसलमानों की हालात इस देश में क्या है और वो कितने ज़्यादा बदतर है। जबकि तो ये एक्चुअली एक लैंग्वेज का इशू था। अब अगर कोई साउथ से व्यक्ति आता है, स्पेशली कर्नाटका से, तमिलनाडु से, और वो यहाँ पर हिंदी बोलता है, तो हमको उसका एक लहजा जो होता है उससे पता चल जाता है कि वो यहाँ का प्रॉपर रहवासी नहीं। तो उन्होंने अपने हिसाब से अपनी ज़बान में जो भी है अपनी बात रखी, और उस बात की वजह से इस तरह की एफआईआर हुई, जो हमारे हिसाब से काफ़ी गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और नहीं होनी चाहिए थी। और इसी वजह से हमने हाई कोर्ट के अंदर मुफ्ती साहब के तीनों केसेस के अंदर कॉशिंग फाइल की है। कॉशिंग की तीनों मैटर्स के अंदर आज जो है नामदार गुजरात हाई कोर्ट ने नोटिस इशू किया है और सरकार से इसके बारे में जवाब भी मांगा है और खुलासा भी मांगा है। एक चीज़ देखा गया कि 1 साल के लिए पासा लगाया गया मुफ्ती साहब के ऊपर,
कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि पासा के तहत जो कार्रवाई की गई है, सरकार का जो होम डिपार्टमेंट है वो पासा को वापस ले सकता है आरोप की। ये किस बुनियाद पर वापस लिया जाता है और ऐसे कोई केस आपके नज़र में है? जनरली अगर देखा जाए तो इस तरह के केसेस जिसमें सरकार ने खुद से पासा रिवोक कर दी हो, ऐसे केसेस की संख्या काफ़ी कम होती है और सरकार को जो रिवोक करने का जो पीरियड था वो ऑलरेडी ख़त्म हो गया। इसके लिए अब हमारे पास गुजरात हाई कोर्ट से जो पासा की रिट है उसको चला करके उनको हुक्म को रद्द करवाए और रिट पिटीशन को अलाउ कराए। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन हाई कोर्ट में बचता नहीं है। बीते दिनों देखा गया कि कुछ कांग्रेस के नेता सीएम से मुलाकात किए और उनकी रिहाई की मांग को लेकर एक मेमोरेंडम भी दिया। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या ऐसे मेमोरेंडम से मौलाना को कुछ कानूनी फ़ायदा मिल सकता है या ये पूरा मामला जो है वो एक सियासी एंगल से देखा जाए? काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस हैं, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो लोग भी वो उनके हिसाब से काम कर रहे हैं और मैं जो है लीगल अपने हिसाब से काम कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए अब कौन-कौन से कदम आप लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं और कैसी तैयारियां हैं? और हमारी तैयारी अभी इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की तैयारी है, जहाँ पर जब तक हमारा हाई कोर्ट में रिट पिटीशन है वो कम्प्लीटली चलता नहीं है, तब तक हमको यहाँ से भी उम्मीद है और हम लोग इस जो स्टे देने से इनकार किया गया है उस ऑर्डर के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट भी जा रहे हैं। तो हमको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से भी उम्मीद है कि वो इस चीज़ को समझेगा और जल्दी से जल्दी उनकी रिहाई होगी। कई मामले ऐसे देखे गए कि बहुत सारे लोग हैं, उनके ऊपर 1-2 एफआईआर दर्ज हो चुकी है, बावजूद वो रिहा हो गए, लेकिन ऐसे भड़काऊ भाषण कई बार देते रहते हैं। लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होने पर मुस्लिम समुदाय के लोगों में एक सवाल ये उठता है, क्या मुस्लिमों को जानबूझ के सरकार इस तरीके से कार्रवाई कर रही है ताकि उनकी आवाज़ को दबाया जाए? इस तरीके के माहौल ये सवाल इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि ये मुस्लिमों के अंदर एक डर सा माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इसको कैसे आप देखते हैं? मैं उसी तरीके से देखता हूँ कि सरकार जो है, मुझे खुद भी इसमें लग रहा है कि बैलेंस नहीं है। कानून जो है उसका लाभ और उसका जो पनिशमेंट है वो सभी के लिए सरखा होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, अब जो कानून का पालन कर रहे हैं उनको भी बिना किसी शय शर्म के, बिना किसी का धर्म बिना किसी का धर्म देखे हुए कार्रवाई करनी चाहिए, पर वो इस अभी नहीं हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। थे आफ्ताब अंसारी साहब, जिनका साफ तौर से कहना था कि मुफ्ती साहब की रिहाई के लिए उनकी कानूनी कोशिशें लगातार जारी है और आने वाले दिनों में इस पूरे मामले को लेकर वो सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाज़ा खटखटाएंगे। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि इनकी कोशिशें कब रंग लाती है और मौलाना जेल की सलाखों से बाहर कब आते हैं और खुली हवा में सांस कब लेते हैं।